Good afternoon, students. All are there in the class. कौन कौन क्लास में है? कौन कौन क्लास में है? अभिजीत, मनीष, कृष्णव, अनुराग, अनुराग यादव, यदुवंशी कब से हो गया? अच्छा, करण, राधिका, चलो हो गई राखी सबकी? मजे से सेलिब्रेट कर लिए? सबने सेलिब्रेट कर लिया क्या राखी? बहुत मजे से मिठाई विठाई खा के नक्की? छुट्टियां भी हो गई 2-3 दिन? ओके। राहुल सुतार, तेरा राखी बाकी है अभी भी? चलो, सिविक्स का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 पेज नंबर आ जाओ 38 में। 38 हम चैप्टर 4 में थे, सॉरी चैप्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चैप्टर 3 कर रहे थे हम। उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 38 से। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? हम इलेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्टर्स? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं राहुल, सुन के दुख हुआ। अब इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, पार्ट ऑफ लाइफ है, होता रहता है, क्या करे, इन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एनीवे, पेज नंबर 38, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? Can we say that Indian elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha Assembly elections are held regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all elected representatives comes to end. The Lok Sabha or Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general elections. तो हमारे कंट्री में जो है हर 5 साल में एवरी 5 years में हर 5 साल में जो है इलेक्शन का प्रोसेस होता है, और चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही हाउसेस में जो है 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, 5 साल का टर्म होता है। अब जो तुम्हारा 5 साल के बाद में जो पावर्स होते हैं उनके, वो फ्रीज हो जाते हैं और वापस इलेक्शंस होते हैं, और जो कैंडिडेट्स चुनकर आते हैं लोगों के द्वारा, वो जाके फिर नए गवर्नमेंट को फ्रेम करते हैं, नई गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। और ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम कहते हैं जनरल इलेक्शंस। जो हर 5 साल में जो ये इलेक्शंस होते हैं, इन 5 साल का जो इलेक्शन का प्रोसेस है, यही जो इलेक्शंस का प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं जनरल इलेक्शंस। अच्छा, उसके बाद में sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called by election. तो दो तरीके के इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन होता है जो हर 5 साल में होता है, और बाय इलेक्शन हम किसको कहते हैं? बाय इलेक्शन हम उनको कहते हैं, मान लो कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव की बीच में एक्सीडेंट में या किसी भी कारणवश बीमारी से डेथ हो जाती है। ऐसे सिचुएशंस में जो है सिर्फ और सिर्फ उसी मेंबर के जगह के लिए, उसी मेंबर की वैकेंसी जो खाली हो जाती है, उस वैकेंसी के लिए पर्टिकुलरली उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट किया जाता है या इलेक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं बाय इलेक्शन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बाय इलेक्शन। तो ये है फर्क जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन का। Electoral constituencies. You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purpose of
तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या, किसको हम कहते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होता है, हर स्टेट के हिसाब से उसके जितने रीजन्स होते हैं, उन रीजन में से जो है अलग अलग पार्ट में से जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके एरिया का। हेलो, कौन? मैसेज कर दो, मैसेज कर दो, मैसेज कर दो। There will be no Hindi class. ये स्पीकर No ऑप्शन Hindi हटाओ। class today, sir. But just inform the students, no Hindi class today. तो इस तरीके से जो अलग अलग एरिया से जो चुनकर आते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। तो जो वोटर जिस एरिया में रहता है वो अपने एरिया से जो है एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 500। लोकसभा इलेक्शंस के लिए हम पूरे एरिया को, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है, पूरे एरिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनते हैं। आज हिंदी की क्लास नहीं थी, मैसेज आ गया था ना तुम्हारे पास। सिर्फ हिंदी की क्लास नहीं है, बाकी सारे क्लास नॉर्मल है। तो इस तरीके से पूरे लोकसभा के लिए जो है वो पूरे कंट्री में से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो होती है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो है एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो चुन के आते हैं, इनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट every vote should have equal value. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living in. मैंने पहले ही कहा था कि हमारे कंट्री में वन वैल्यू वन वोट सिस्टम है। वन वोट वन वैल्यू सिस्टम। वन वोट वन वैल्यू का सिस्टम का मतलब ये होता है, चाहे हमारे देश का किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, चाहे उसकी क्या भी सोशल स्टेटस हो, चाहे वो रोड का रिक्शे वाला हो या मुकेश अंबानी हो, सबकी वोट की वैल्यू जो है वो सेम है। इवन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक वोट के मार्जिन से भी जीत सकते हैं और एक वोट के मार्जिन से हार भी सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे डेमोक्रेटिक्स में जो है वन वोट वन वैल्यू का जो है वो सिस्टम है। Since each state is divided into a specific number of assembly constituencies, in this case the elected representative is called legislative assembly or MLA. और जो लोअर हाउस के लिए चुनकर आते हैं, एक एक रीजन से, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं, हम उनको कहते हैं MLA या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हम उनको कहते हैं। Similarly, state is MLAs. Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. The same principle applies for panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. Each ward elects one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats for each constituency represents one seat in the assembly. इसी तरीके से जो गांव होता है, गांव में पंचायत इलेक्शंस होते हैं। गांव की जो स्ट्रेंथ होती है, जितनी उसकी आबादी होती है, पॉपुलेशन होते हैं, उतने उसके हिसाब से उस गांव के वार्ड्स होते हैं। उन वार्ड में से एक एक मेंबर्स को हम चुनकर लाते हैं, जिनको हम वार्ड काउंसलर कहते हैं या वार्ड मेंबर्स कहते हैं। और इस तरीके से जो है सीटों का जो है वो बंटवारा होता है। When we say that Lokdal won 60 seats in Haryana, it means that candidate of Lokdal won in 60 assembly constituencies. अगर हम कहते हैं कि किसी भी लोकदल का, मान लो हम कहते हैं कि 60 सीट्स लेकर आई है, इसका मतलब है कि 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 60 एरियाज में जो है उस दल का लीडर या उस पार्टी का जो लीडर्स है या रिप्रेजेंटेटिव है वो जीतकर आई है। कोई भी हम पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब हम सीट्स कहते हैं कि वो पार्टी जो है
150 सीट्स लेकर आई है, 160 सीट्स लेकर आई है, 200 सीट्स लेकर आई है। इसका मतलब है कि 150 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 160 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या फिर 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है उनके पार्टी के मेंबर्स या उनके पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुनकर आए हैं। नाउ पेज नंबर 40 में आ जाओ। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है? Our constitution entitles every citizen to elect his representatives and to be elected as representatives. The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weakened sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. They may not have the required resources, education, and contacts to contest and win elections against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. तो देखो, इलेक्शंस में वोट देने का और इलेक्शंस में अपने आप को नॉमिनेट करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, हर कोई कर सकता है। मैं भी चाहूं तो कल चुनाव में खड़े हो सकता हूं और वोट तो देता ही हूं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको एक बात की डर थी। अब ये डर क्या था कि उनको लगता था जो लो कम्युनिटीज हैं या पुअर सेक्शंस हैं या कोई दलित सेक्शन है, ऐसे सेक्शन के जो लोग हैं या ऐसे कम्युनिटीज के लोग हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सारे पढ़े लिखे हों, या फिर हो सकता है उनके पास पैसे नहीं हो, उनके पास एजुकेशन नहीं हो, उनके पास जानकारी नहीं हो, उनके पास रिसोर्सेस नहीं हो। ऐसे लोगों को का क्या होगा? ऐसे लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये चाहते थे कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हर एक वर्ग से आए, हर एक रीजन से आए, ताकि जो है असेंबली में एक समानता की भाव जो है वो हो। ऐसा नहीं हो कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के लोग ज्यादा हैं और एक डोमिनेटिंग सिचुएशन, एक दबदबा वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट करे। इसलिए वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो एक फेयर चांस मिलना चाहिए। So the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section. Some constitutions are reserved for people who belong to the scheduled caste, scheduled tribe, and in a SC reserved constituency only someone who belongs to the scheduled caste can stand for elections. इसीलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है, कुछ रीजन्स को जो है, कुछ सीट्स को जो है वो रिजर्व रखा गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए। इन रीजन्स पे पर्टिकुलरली वही व्यक्ति नॉमिनेट कर सकता है या स्टैंड कर सकता है जो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का हो। समझे यादव जी? In a SC reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST. इसलिए जहां पर ST के लिए सीट रिजर्व होगा वहां सिर्फ ST कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और जहां पर SC के लिए सीट रिजर्व होगा वहां पर शेड्यूल कास्ट का कम्युनिटी का बंदा ही जो है वही खड़ा होगा। Currently in the Lok Sabha 84 seats are reserved for the scheduled caste. आज की जो सिचुएशन है लोकसभा में 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, एंड 47 जो सीट्स है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है वो रिजर्व है।
ये जो रिपोर्ट है ये 2019 तक की सिचुएशन है. This number is in proportion to their share in the total population. Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. इसका मतलब नहीं है कि ये सीट उनके लिए रिजर्व रखी गई है तो वो किसी दूसरे का सीट ले रहे हैं. ये जो SC ST कम्युनिटी के लिए जो सीट रिजर्व है ये उन रीजन्स पे है जहां पर आदिवासी बहुल इलाके हैं या दलित बहुल इलाके हैं, वो लोग ज्यादा संख्या में हैं. वहां पर जो है वहां पर उनके लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी गई है. बाकी जगह बिल्कुल समानता है, कॉमन है, कोई भी व्यक्ति जो है वो खड़ा हो सकता है इलेक्शंस के लिए. This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level. In many state seats in rural panchayat and urban municipals and corporations, local backward classes are now reserved for other backward classes. कुछ जगह पर जो है इस चीज को एक्सटेंशन किया गया. दलित का मतलब होता है छोटी जात के लोग, चमार, धानका, इनको हम दलित कहते हैं. समझा? हाँ, हरिजन. गांधी जी ने उनको हरिजन का नाम दिया था, बाकी दलित कहते थे लोग. गांधी जी ने जो है उनको हरिजन का नाम दिया है और इसको एक्सटेंशन भी किया गया है. इसको एक्सटेंशन करके अब जो है ओबीसी को भी जो है उनको भी कई जगह पर सीट्स जो है उनको ओबीसी के लिए भी रिजर्व रखा गया है ताकि जो है ओबीसी या किसी जगह जो लोकल कम्युनिटीज के लोग होते हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए ताकि समान रूप से जो है वो सभी वर्ग सभी जाति के लोग जो है वो असेंबलीज में आ सके. समझे यदुवंशी? However, the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural, urban, local bodies for women candidates. उसी तरीके से जो है रूरल एरियाज में है कुछ सीटें जो है वो विमेन्स के लिए रिजर्व रखा गया, खासकर सरपंच चुनाव में. सरपंच चुनाव में जो है विमेन कैंडिडेट्स के लिए सीट्स रिजर्व रखा गया. अच्छा, इसमें मैं तुमको एक चीज और बताऊं. जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि सरपंच सीट्स के लिए आजकल विमेन्स का रिजर्वेशन हो गया, इसलिए आजकल विमेन्स जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर में सरपंच. वैसे भी विमेन्स पंचायती करने में तो माहिर होती है, सरपंच बनती है. तो एनीवे, सरपंच के लिए जो सीट्स है वो विमेन्स का जो है वो रिजर्वेशन रखा गया. इसमें मैं तुमको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि मान लो कि पर्टिकुलरली कोई सीट विमेन के लिए रिजर्व है सरपंच के लिए और वहां पर जो है कोई भी विमेन ने जो है सरपंच चुनाव के लिए खुद को नॉमिनेट नहीं किया. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने नॉमिनेट नहीं किया तो वहां पर कोई मेन कैंडिडेट खड़ा हो सकता है या उसको पास हो जाए. नहीं, वो सीट खाली रह जाएगी. लेकिन वहां से कोई मेल कैंडिडेट जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता चाहे वो जगह की सीट खाली ही रह जाए. तो इसीलिए जो है वो सीट जिनके लिए जहां पर रिजर्व है वहां पर वही बंदा खड़ा होगा. मान लो अगर कोई जगह पर सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है तो वहां पर सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा ही नॉमिनेट कर सकता है. अगर वो सीट खाली रह जाती है तो वो खाली वेकेंट ही रह जाएगी. लेकिन वहां पर जैसे अगर वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है तो वहां कोई जनरल का बंदा नहीं कॉन्टेस्ट कर सकता. वोटर्स लिस्ट. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who and who cannot vote. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as voter list. अब ये तो रहा रिप्रेजेंटेटिव्स का. अब कौन वोट देगा और नहीं देगा, कौन वोट देगा और नहीं देगा, बाकायदा उनका लिस्ट बनाया जाता है. नेम वाइज, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो है उनकी लिस्ट बनाई जाती है और लिस्ट बनाकर जो है उनको इलेक्शन से पहले उनको बांट दिया जाता है. अब ये जो लिस्ट बनती है इसको हम कहते हैं वोटर्स लिस्ट. वहां पर रूल किसी का नहीं होगा, वहां पर बाकायदा
जो है लोगों को वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ेगा, नहीं तो किसी को नॉमिनेट किया जाएगा उस सीट के लिए उस कैटेगरी के हिसाब से। अगर मान लो कि वहां पर मौका दिया जाएगा, जैसे आपकी बार मान लो कि इलेक्शंस में कोई बंदा किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खाली रह गया, तो उनको बाकायदा, जैसे मैंने बाई इलेक्शंस कहा है, बाद में वो कोई अपना बंदा चुनकर बाई इलेक्शंस के द्वारा उसको चुन सकते हैं। पर ये नहीं है कि अपने आप ही कोई बंदा जाके वहां पर अपॉइंट हो जाएगा, नहीं, वो लोगों को ही चुनना पड़ेगा इलेक्शन प्रोसेस से। ये है कि उसमें टाइम दे सकते हैं, बाद में अभी मान लो कि सिचुएशन नहीं है कि कोई कैंडिडेट वहां खड़े होने का, तो बाद में खड़ा हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर वो सीट एससी वाले के लिए रिजर्व्ड है तो वो एससी कैंडिडेट की ही खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, वहां यादव जी नहीं जा सकते। तो इस तरीके से ये तो हुआ नॉमिनेट लोग करने का। अब जो है ये मैंने कहा जो वोटर्स लिस्ट है, ये वोटर्स लिस्ट में क्या है, हमको अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है। हमारे जनगणना वाले आते हैं, हमारे घरों तक आते हैं। जब जनगणना वाले आते हैं तो उनमें बाकायदा हमको नेम्स डलवाने होते हैं, हमारे और हमारे फैमिली मेंबर्स के। मान लो कि हमारे फैमिली मेंबर्स में अभी मान लो कि मेरा कोई बेटा या बेटी 18 साल का हो गया, तो अब वो वोट दे सकता है या दे सकती है, तो उसका नाम मेरे को उसमें शामिल करना पड़ेगा। जब मैं उसका नाम शामिल करूंगा तब जाके वोटर लिस्ट में उसका नाम चढ़ के रहेगा, और वो जो है फिर इलेक्शन से पहले उसका भी नाम आ जाएगा वोटर लिस्ट में, फिर वो भी जो है वोट दे सकती है। This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. Earlier we read about the principle of universal adult franchise. In practice it means that everyone should have one vote and each would have equal value. No one should be denied the right to vote without a good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. तो इस तरीके से जो है हमारे देश में वोट की समानता है, और हर एक व्यक्ति को जो है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो नहीं हो, लेकिन हर एक व्यक्ति की जो है अपनी एक सोच होती है, हर एक व्यक्ति के अपने थॉट्स एंड आइडियाज होता है। तो जिस व्यक्ति की जैसी सोच है, जैसे जिसका आइडियाज है, वो जिस हिसाब से गवर्नमेंट चाहता है, या वो जिस रिप्रेजेंटेटिव को अपने अकॉर्डिंग सुइटेबल देखता है कि ये बंदा जो है ये हमारे लिए कुछ काम कर सकता है, तो वो अपनी सुइटेबिलिटी के हिसाब से उस बंदे को अपना वोट देकर चुन सकता है। जरूरी नहीं होता है कि एक व्यक्ति अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो वो सबको अच्छा लगे, हर किसी के अलग अलग चॉइस होती है, डिफरेंट व्यक्ति डिफरेंट लोगों को पसंद करते हैं। तो एक होती है, जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि तुमको सारे ही टीचर अपने अपने तरीके से सब अच्छा पढ़ाते हैं अपनी जगह में, लेकिन ये जरूरी नहीं होता तुम्हारे पार्ट में कि तुमको हर एक टीचर पसंद हो या हर एक टीचर को तुम लाइक करो। सब अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन होता है स्टूडेंट्स की लाइकिंग भी होती है, उनको किसी किसी टीचर में ज्यादा लगाव होता है, ज्यादा रुचि होती है, तो उस हिसाब से जो है वो अपनी लाइकिंग की बात है। उसी तरीके के कैंडिडेट्स खूब खड़े होते हैं, कोई एलिजिबल होता है, कोई हाईली एजुकेटेड होता है, बहुत रिच होते हैं, कोई बहुत गरीब है बेचारा, कोई हरिजन कम्युनिटी से है, कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से है। तो ये लोगों की अपनी चॉइस की बात है कि वो किसको पसंद करते हैं और किस पे उनको लगता है कि अच्छा है। हाँ, तुम्हें मेरे से रुचि है ना, मैं भी क्या बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या बात है, लाइव क्लासेस में जो है ना वो डाउट वगैरह जो है सही से क्लियर नहीं होते, तो ये क्या लाइव में फेस टू फेस मजा नहीं आता, फेस टू फेस थोड़ा सा इंटरेक्शन हो, थोड़े डाउट क्लियर सेशंस हो, तो थोड़ा सा क्या क्लास का माहौल बढ़िया लगता है, एजुकेशन भी बढ़िया लगता है। मैं भी थोड़ा मिस कर रहा हूँ कि भाई पास में होते तो थोड़ा सा बढ़िया से मैं तरीके से, हाँ यही मैं कह रहा हूँ, क्लास में फेस टू फेस होते ना तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता मैं, तो
वो थोड़ा सा अच्छे से, मतलब थोड़ा जम के अंडरस्टैंडिंग होती। हाँ करण देव, यही तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा जम के, मतलब एक्सप्लेनेशन होता, थोड़ा जम के डाउट्स क्लियर होते, तो क्या वो मजा आता है। अब क्या तुम्हारी भी प्रैक्टिस छूट गई, मेरे को समझ में आ रहा है। हो गए आज 4-5 महीने हो गए, तुम भी बड़ा मिस कर रहे होगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस छूट गई तुम्हारी भी, मतलब थोड़ा सा कहीं मिसिंग पार्ट रह रहा है। ओके। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन इलेक्शन। तो इसीलिए जो है हमारे कंट्री में अनुराग, तो इसीलिए जो है हमारे जो कंट्री में है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया गया है, ताकि 18 इयर्स के अबव जो भी बंदा 18 इयर्स या अबव है वो वोट दे सके और अपनी इच्छा अनुसार जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, और ये वोट राइट जो है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote, but only in rare situations. हाँ, अगर कोई क्रिमिनल है, बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, तो उसका वोटिंग देने का अधिकार रोका जा सकता है, लेकिन वो भी स्पेशल कंडीशंस में, कि मान लो बहुत खूंखार कोई अपराधी है या बहुत खूंखार आतंकवादी है और उसके बाहर आने से जो है माहौल खराब हो सकता है, तो उनको क्या है सेक्लूडेड ही रखा जाता है, उनको वोट देने का नहीं दिया जाता है। जैसे होते हैं ना क्लास में भी एक एक एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत क्लास के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको क्या क्लास के बाहर ही खड़े करके रखना पड़ता है, ताकि क्लास का माहौल जो है वो अच्छा बना रहे, और उनको थोड़ा सेक्लूडेड रखा जाता है। तो तुम लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। गुड। It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. तो इसलिए जो एलिजिबल लोग हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, ताकि उन लोगों जो वो लोग जो है वोट दें। जेल में जो कैदी हैं उनके वोटिंग राइट्स तो है, लेकिन जेल में क्या है, एक सिचुएशन ये है कि वोट नहीं दे सकते, वो देकर भी नहीं दे सकते उसका, कि जेल में प्रत्येक व्यक्ति को जो है वोट देने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, और इतनी गवर्नमेंट के पास अरेंजमेंट नहीं है कि पुलिस वाले हर एक कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी देके लेके जाए, वोट दिलाए, फिर लेकर आए, क्योंकि जेल में एक दो लोग तो नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये वोटिंग राइट्स वो अपने कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उनका वकील है, उनको पैरोल अलॉट हो सकता है, कुछ को, सबको नहीं, कुछ को पैरोल दिया जा सकता है उस ग्राउंड में, अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी हो तो पैरोल पे आके एक दो दिन के लिए जैसे वो वोट देकर फिर वापस जा सकते हैं। तो इस तरीके से है, पर उनके तरफ से वो खुद से ले जाकर एक एक बंदे को वोट नहीं दिलाते। फेक वोट का सिस्टम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि ये जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड आने से क्या है कि ये आजकल आधार कार्ड सबके लिंक हो चुके हैं। तो वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस और आधार कार्ड में क्या है, जब लिंकिंग होती है, सेम टू सेम होता है, सारी चीज मिलते हैं, तभी जाके वोट देने का तुमको चांस दिया जाता है। तो वो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी तुम्हारे रीजन होता है, उसमें तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम चढ़कर आता है, और वो भी जब तुम्हारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना हो, लिंक हो। तो आजकल जो है फर्जी वोट वाला सिस्टम तो है वो खत्म हो गया। और जेल वाले क्वेश्चन पे मैं तुमको एक चीज बता दूं, वोट देने का तो वो इशू अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे है, पर जेल में एक चीज है कि पढ़ने का अधिकार सबको है। जेल में जो है वो, अगर कोई बंदा पढ़ना चाहता है, अपनी एजुकेशन करना चाहता है, उसको सजा हो भी गई हो, तो उसको जेल में पढ़ने की सुविधा अलॉट होती है। जेल में बाकायदा सेंटर्स बनाए गए हैं। अरे वो नागौर वाला इशू तो देख, ऐसा है, हमारे कंट्री इंडिया है ये, इंडिया में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाएं, लॉज बनाएं,
पर हम क्या है लॉस तोड़ने के बहाने निकाल देते हैं। अब हर चौराहे पे तो पुलिस वाले होते हैं हेलमेट के लिए, लेकिन फिर भी हम गली गली से रास्ता निकाल के निकल जाते हैं ना बिना हेलमेट। तो हम क्या इंडियन लोग ऐसे बहुत स्मार्ट हैं, हम रूल्स तोड़ने के जो है वो रास्ते कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। रही बात जेल की, तो जेल में कैदियों को पढ़ने का ऑप्शन दिया जाता है, उनको बाकायदा वहाँ पढ़ने की सुविधा भी दी जाती है, किताबें भी प्रोवाइड किया जाता है, और उनको वहाँ पर कोचिंग की फैसिलिटी भी दी जाती है। वहाँ पर बाकायदा ट्यूटर्स भी होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, टीचर्स होते हैं जो उनको पढ़ाने जाते हैं कैदियों को। एनजीओ के तरफ से भी बहुत लोग जाते हैं पढ़ाने के लिए, और उनका एग्जाम्स भी होता है, और उनका सेंटर जो है वहीं पर जेल में ही लगा दिया जाता है। जेल के कैदियों के लिए वो जेल में ही सेंटर लगा दिया जाता है, और वहां पर एक इन्विजिलेटर अपॉइंट होता है, और पेपर बाकायदा वो लेके वहां से सील होके जो है रेस्पेक्टिव जो बोर्ड्स होते हैं वो बोर्ड के पास में चले जाते हैं। इसके अलावा वहां पर जो है काम वगैरह भी सिखाए जाते हैं, जैसे पॉटरी, कारपेंट्री, ये सब की सिलाई बुनाई, ये सब का भी काम जो है वो जेल में सिखाया जाता है, ताकि वो अगर बाहर निकले तो एक अच्छे इंसान बनकर निकले, स्वतंत्र रूप से निकले और कुछ अच्छा करके कमा खा सके। इवन उनको पैसे भी मिलते हैं। जो जेल में जो लोग काम करते हैं, मान लो कोई बंदा कारपेंट्री का काम सीख के वहां पर जेल में काम कर रहा है, कारपेंट्री का वर्क कर रहा है, तो बाकायदा उसको उसके पैसे मिलते हैं, लेकिन ये पैसे उसके जमा होते रहते हैं। जब वो छूटता है जेल से तो वो पैसे उसको एक साथ दे दिए जाते हैं। ये है जेल का सिस्टम। It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voters list. As new persons attain voting age, names are added to the voter list. Names of those who move out of a place or those who are dead are deleted. तो वोटर्स लिस्ट में बाकायदा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक व्यक्ति का नाम होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला गया है तो उसका नाम काट दिया जाता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटा दिया जाता है, या फिर उसकी डेथ हो गई हो तो भी उसका नाम जो है वो हटा दिया जाता है। A complete revision of the list takes place every 5 years. This is done to ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote, that no one can vote for someone else, but the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voter should show many other proofs of identity like the ration card or driving license. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो फेक वोट सिस्टम बताया ना, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने फोटो आइडेंटिटी कार्ड कर दिया। अब जैसे तुम्हारे आधार कार्ड होते हैं तो उसमें तुम्हारा आधार कार्ड में तुम्हारा फोटो होता है, और जो वोटर लिस्ट बनकर आती है हर 5 साल में वोटर लिस्ट रिवाइज होते रहता है, अपडेट होते रहता है, वो सर्वे करते रहते हैं तुम्हारे। तो जनगणना वाले हर 5 साल में सर्वे करते हैं, लिस्ट अपडेट होता है, गवर्नमेंट टीचर्स को भी लगाया जाता है इस ड्यूटी में। तो 5 साल में जो है ये लिस्ट अपडेट होते रहती है। और ये जो फेक वोट वाला सिस्टम है, इस फेक वोट वाले सिस्टम को रोकने के लिए जो है फोटो आइडेंटिटी कार्ड का सिस्टम किया गया है, जिसमें आधार कार्ड में तुम्हारा फोटो होता है, इसके अलावा डीएल भी मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस में भी तुम्हारा फोटो होता है। और क्या होता है कि तुम्हारा जो है ये वो फोटो को वोटर लिस्ट के फोटो के साथ में मैच किया जाता है। वोटर लिस्ट में भी तुम्हारी फोटो इम्प्रिंट करके आते हैं, उसमें भी फोटो को मैच किया जाता है, और मैच करने के बाद में जो है वो वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है सिर्फ एक कार्ड के आधार पर जो है वो वोट नहीं दिया जाता, वो ये सारे जो है ये चीजें की जाती हैं कि ताकि फेक वोट्स नहीं हो, ताकि जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है, जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुआ है उसी का नाम वही पर्टिकुलर पर्सन जो है वोट दे, और जो इलेक्शन हो वो एक फ्री फायर में हो, ताकि वहां पर जो है किसी तरीके का इलीगल या फेक वोटिंग सिस्टम नहीं हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, पेज नंबर 42 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अनुराग मिठाई खा लिया ना? ओके।